नमस्कार, कैसे हैं आप? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत संविधान के टॉपिक में संवैधानिक विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1919 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। पिछले टॉपिक में हमने 1909 का एक्ट पढ़ा, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में बहुत सारी कमियां थी। लगातार भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार से एक मांग उठ रही थी कि देश के भीतर संसदीय शासन प्रणाली को किस प्रकार की सत्ता को स्थापित करे ब्रिटिश गवर्नमेंट। संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात एक क्रमिक रूप से देश के भीतर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए। यह मांग किसके द्वारा उठ रही थी? जो प्रबुद्ध वर्ग थे भारत में, जो बहुत सारे राजनीतिक दल उस समय बन गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य दल, उनके द्वारा लगातार यह मांग उठ रही थी कि देश में एक संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया जाए अंग्रेजों के द्वारा, तभी संतुष्टि होगी। एक क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की यहाँ स्थापना करें। तो इसी को देखते हुए 20 अगस्त 1917 को पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने उत्क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की घोषणा की बात कही। कब कही? 20 अगस्त को देश में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की घोषणा की स्थापना की बात कही गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी को ध्यान में रखते हुए माउंटेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट को लाया गया। इस समय तत्कालिक जो भारत सचिव थे, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो माउंटेंगू थे तथा तत्कालिक भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इसलिए इस एक्ट को हम माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। क्या था? माउंटेंगू कौन थे? तत्कालिक भारत राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय थे। उनके शासनकाल में इस एक्ट को पारित किया गया, इसलिए इसे माउंटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब आगे हम देखेंगे इस एक्ट की क्या क्या प्रमुख बातें हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान था। तो पहला पॉइंट है, केंद्र में द्विसदन की स्थापना किया गया। केंद्र में 2 सदन बनाया गया। एक है प्रथम विधायिका राज्य परिषद की स्थापना किया गया। राज्य परिषद, जिसे हम राज्यसभा मान सकते हैं। दूसरी सदन, द्वितीय विधायिका, जिसे हम केंद्रीय विधानसभा कहते हैं। केंद्रीय विधानसभा नाम दिया गया, जिसका समीकरण हम लोकसभा से बैठा सकते हैं। इस प्रकार से 1919 के एक्ट में 2 सदन की स्थापना किया गया। केंद्र में, सेंट्रल में एक है राज्य परिषद, जिसे हम राज्यसभा कह सकते हैं, और दूसरी सदन की स्थापना किया गया, जिसे हम केंद्रीय विधानसभा कह सकते हैं। बिल्कुल साफ, क्लियर कट, समझ में आ गया सबको? हाँ, ठीक है। हाँ बोला करो बीच बीच में भैया। समझ में आया कि नहीं आया कि इस एक्ट के माध्यम से द्विसदन की स्थापना किया गया? अर्थात वर्तमान में जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसकी शुरुआत हम यहां से मान सकते हैं। प्रथम विधायिका राज्य परिषद, जिसे हम आरएस, और द्वितीय सदन केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम एलएस से तुलना कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम दूसरी पॉइंट को देखते हैं। इस एक्ट की दूसरी प्रमुख विशेषता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना। इस एक्ट के माध्यम से देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। बहुसंख्यक सदस्यों के लिए, बहुसंख्यक सदस्यों के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। यह भी प्रश्न बनते रहता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीटी के टेस्ट में या अन्य टेस्टों में प्रश्न पूछा जाता है वन लाइन फैक्ट के रूप में
कि देश में प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से की गई? तो भारत परिषद 1919 के अधिनियम के माध्यम से की गई। अब देखते हैं इस एक्ट की अगला प्रावधान के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है। 1919 का जो अधिनियम है उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। अब ये द्वैत शासन क्या चीज है, इसके बारे में कई बार चर्चा हो गया, फिर भी हम एक बार दोहरा देते हैं। द्वैत शासन मतलब है दो लोगों का शासन। ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक माना गया है लियोनेल कर्टिस। लियोनेल कर्टिस एक राजनीतिक शास्त्र के दार्शनिक हैं। उन्होंने डायआर्की सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत में पहली बार द्वैत शासन का जिक्र हुआ है। अगर भारत की बात करें, भारत में शुरुआत की बात करें, तो हमको 1765 की जो इलाहाबाद संधि को ध्यान देना है। 1735 का इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि जो है मुगल सत्ता और जो उस समय के तत्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर है उनके बीच हुआ था, ठीक। और इसके तहत बंगाल के जो क्षेत्र है उसमें द्वैत शासन की स्थापना पहली बार 1765 में की गई। और इस द्वैत शासन के अंतर्गत दो प्रकार की सत्ताएं स्थापित हुआ। एक सत्ता स्थापित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और दूसरा सत्ता थी उस समय तत्कालिक बंगाल के नवाब का। बंगाल के नवाब का। अब कैसा था सत्ता का स्वरूप, उसको देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इस संधि के माध्यम से दीवानी प्राप्त हुआ, अर्थात राजस्व वसूलने का जो अधिकार है, जो कर जो प्राप्त करने का अधिकार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो, दीवानी अधिकार दिया गया। दूसरा है प्रशासनिक अधिकार। इस क्षेत्र पर शासन का अधिकार किसके जिम्मा सौंपा गया? बंगाल के नवाब को। तो प्रशासनिक अधिकार, शासन की सत्ता को संचालित करना, प्रशासन और शासन को चलाने की जिम्मेदारी किसके मत्थे थोप दिया गया? बंगाल के नवाब। और माल वसूलने का, पैसा, अंग्रेजों की चालाकी को देखिए, माल वसूलने का जिम्मेदारी अपने पास रखा, दीवानी खुद रख लिया। यह होशियारी, सत्ता का बागडोर किसके हाथ में सौंप दिया? बंगाल के नवाब को, क्योंकि सत्ता को संचालित करना कठिन काम था, ठीक। जो भी परेशानी आएगा वो बंगाल के नवाब समझे। तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के हाथ में हो गई। और जो दीवानी है, जो राजस्व पैसे का मामला है, वो किनके हाथों में आ गया? मालदार की धन संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। तो 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल क्षेत्र में पहली बार द्वैत शासन की शुरुआत हुई। तो में द्वैत शासन के अंतर्गत दो प्रकार के विषय रखे गए थे। एक विषय है हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। दूसरा है आरक्षित विषय। द्वैत शासन के अंतर्गत दो प्रकार का विषय, हस्तांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। हस्तांतरित विषय का जो संचालन है, उनकी जिम्मेदारी गवर्नर और विधान परिषद के मंत्री द्वारा, विधान परिषद के मंत्रियों के द्वारा होता था। इन विषयों का संचालन की जिम्मेदारी किनके हाथों में था?
गवर्नर और विधान परिषद के मंत्रियों के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। इन विषयों को लेकर के किसके प्रति उत्तरदायी होता था? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती। विषय के अंतर्गत देखते हैं तो शिक्षा है, पुस्तकालय है, स्थानीय स्वशासन है, चिकित्सा है, उद्योग है, सार्वजनिक विभाग है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे गए थे। दूसरा है आरक्षित विषय, और आरक्षित विषय का संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर और उनके परिषद को सौंपी गई थी। हस्तांतरित विषय का संचालन कौन करते थे? गवर्नर और उनके परिषद करते थे। इन विषयों के अंतर्गत देखते हैं रक्षा है, वित्त है, पुलिस है, छापाखाना है, जैसे महत्वपूर्ण विषय जो है आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए थे, जिनकी संचालन की जिम्मेदारी जो प्रांतीय गवर्नर थे और उनका परिषद को दी गई थी, और किसी भी प्रकार से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। बात को याद रखना, आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट थे, वो विधान परिषद के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि हस्तांतरित विषय में जो कानून बनता था और उनसे जो भी जो संबंधित बातें थे वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधान परिषद के द्वारा उत्तरदायी थे। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण विषय है अभी भी किनके हाथों में थी? गवर्नर और परिषद की। ये कमी है। जो हस्तांतरित विषय था, जो महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण विषय था, उसको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे थे और ये विधान परिषद के मंत्रियों के साथ साथ गवर्नर के इसे संचालित करते थे, और इसमें विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व की सिद्धांत यहां पर दिखाई देता है। लेकिन आरक्षित विषय में ऐसा नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य होते थे। एक सदस्य है निर्वाचित सदस्य, इनकी संख्या लगभग सबसे अधिक थी, 71%। दूसरा है मनोनीत सदस्य थे, लगभग 18% सदस्य जो है इसके अंतर्गत थे। तीसरा है मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, इनकी सदस्यों की प्रतिशत देखा जाए तो 11% जो सदस्य थे वो इसके अंतर्गत थे। तो इस प्रकार से विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति होती थी। एक निर्वाचन के तहत 71% सदस्य इसके अंतर्गत थे। मनोनीत सदस्य थे, उनकी संख्या 18% थी। मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% था। लोक सेवा आयोग का गठन, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जो लोक सेवा आयोग का गठन जो है इस एक्ट में प्रावधान किया गया था, और इसी के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में इस एक्ट के प्रावधानों के चलते केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, क्योंकि इस एक्ट में प्रावधान था कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट में वायसराय के जो कार्यकारी परिषद है उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कमांडर ऑफ चीफ को छोड़ करके जो 3 सदस्य है वो भारतीय होना चाहिए। जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद थे उसमें 6 सदस्यों में से कमांडर ऑफ चीफ को छोड़ करके 3 सदस्य कौन होने चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ये इस एक्ट में प्रावधान है। एक्ट का अगला प्रावधान में हम देखते हैं तो सांप्रदायिक निर्वाचन में वृद्धि की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो है पहली बार मार्ले मिंटो एक्ट में हुई थी, जिसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन में केवल मुस्लिम मतदाता ही भाग लेते थे। तो इस प्रकार से इस एक्ट के माध्यम से इस दायरा को और वृद्धि करते हुए अन्य अल्पसंख्यकों को इनके दायरे के अंतर्गत लाया गया, जिसमें सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय
लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में इनके सदस्यों का निर्वाचन तय किए गए थे। अब दायरा बढ़ गया। पहले मार्लेमिंटो एक्ट में निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, वो मुस्लिमों तक था, मुस्लिम समुदाय के लिए था, और उसमें और आगे वृद्धि करके सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। इस प्रकार से सांप्रदायिकता को और बढ़ावा इस एक्ट के माध्यम से दी गई। आगे हम देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया। सामान्य क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के सदस्यों का निर्वाचन होता था। दूसरा क्षेत्र है विशिष्ट क्षेत्र, और विशिष्ट क्षेत्र में विशेष वर्ग के लोग, जैसे भूस्वामी है, लैंड होल्डर्स है, जमींदार वर्ग है, विश्वविद्यालय के सदस्य, व्यापार मंडल, के सदस्यों के लिए विशिष्ट क्षेत्र घोषित किए गए थे, और उन क्षेत्रों से इन वर्ग के लोगों का चयन तय किए गए थे। सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, आंग्ल भारतीय है, उनके सदस्यों का निर्वाचन तय किया गया था। दूसरा क्षेत्र था विशिष्ट। तो विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट वर्ग में जो भूस्वामी वर्ग है, जमींदार वर्ग है, विश्वविद्यालय के सदस्य है या व्यापार मंडल के सदस्य है, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसको हम विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद इस एक्ट के अगले प्रावधान में देखते हैं, लंदन में एक भारतीय उच्च आयुक्त का स्थापना किया गया। इस एक्ट के तहत एक भारतीय उच्च आयुक्त की स्थापना किया गया। भारत राज्य सचिव, भारत सचिव के कुछ कार्यों को इनके अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया, उनके कुछ कार्य को इनको सौंप दिया गया, और उनके कार्यों को कम करने के लिए एक भारतीय उच्च आयुक्त का स्थापना इस एक्ट में की गई। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र सरकार के जो बजट है, केंद्रीय बजट है, उसको राज्य विधान परिषद के बजट से अलग कर दिया गया। अब पहली बार जो राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद है, अपना स्वतंत्र रूप से बजट बना सकेंगे। इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राज्य विधान परिषद को पावर दिया गया कि वो अपना अलग से बजट तैयार कर सके। तो ये इस एक्ट की प्रमुख प्रावधान के अंतर्गत था। इसके बाद है, इस एक्ट में वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट में वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य है कानूनी रूप से मसौदा तैयार करना। तो ये प्रमुख बातें थी इस एक्ट के अंतर्गत। एक बार फिर से हम दोहराते हैं, 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदन की स्थापना किया गया। प्रथम सदन जो है राज्य परिषद, जो है राज्यसभा, दूसरा है सदन है केंद्रीय विधानसभा, लोकसभा के रूप में। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, बहुसंख्यक सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इस एक्ट में किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत हस्तांतरित विषय और दूसरा विषय है आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय का संचालन गवर्नर और विधान परिषद के मंत्रियों के द्वारा होती थी। इन विषयों के प्रति विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। शिक्षा है, चिकित्सा है, स्थानीय स्वशासन है, पुस्तकालय है, जैसे विषय इसके अंतर्गत आते थे। दूसरा विषय था आरक्षित विषय, जो गवर्नर और उनके परिषद संचालित करते थे। इसके अंतर्गत जो प्रमुख विषय था, जैसे वित्त है, रक्षा है, विदेश है, छापाखाना है और पुलिस है, सेना है, ऐसे विषय इसके अंतर्गत आते थे, आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे, और इनका संचालन गवर्नर और उसके परिषद थी। ये विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं था। अगला देखते हैं, विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य थे।
पहला सदस्य था निर्वाचित सदस्य, जिसके अंतर्गत 71% सदस्यों की निर्वाचन होता था। दूसरा है मनोनीत सदस्य, 18% सदस्यों को मनोनीत करते थे। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य के रूप में 11% सदस्यों का क्या होता था, चयन होता था। इसके बाद अगला देखते हैं, इस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत इस एक्ट में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किए गए थे, और इस लोक सेवा आयोग गठन के प्रावधान के तहत 1926 में सर्वप्रथम केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किए गए। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य होते थे, जिनमें कमांडर ऑफ चीफ सीओसी को छोड़ करके 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात 3 भारतीय सदस्यों को इसमें कार्यकारिणी परिषद में शामिल किए जाएंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन में वृद्धि कर दी गई। 9 के एक्ट में मुस्लिम तक दायरा सीमित था, उसे और आगे बढ़ा दिया गया। सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए गए। अगला पॉइंट देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। सामान्य क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तथा आंग्ल भारतीय सदस्यों का निर्वाचन तय किए गए थे। दूसरा क्षेत्र था भारतीय वर्ग, भारतीय विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत जमींदार वर्ग, भूस्वामी वर्ग, विश्वविद्यालय के सदस्य और व्यापार मंडल के सदस्यों का निर्वाचन की प्रावधान रखा गया था। लंदन में इस एक्ट के माध्यम से भारतीय उच्च आयुक्त की स्थापना किया गया था। भारत सचिव के कार्यों को कमी करने के लिए कुछ विषय का हस्तांतरण किसके लिए कर दिया गया? लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के लिए कर दिया गया। पहली बार इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, अर्थात राज्य विधान परिषद अपने लिए अलग बजट तैयार कर सकेंगे। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग का गठन जो विधि निर्माण संबंधी प्रावधानों को देखता था, इसके लिए वैधानिक आयोग का गठन किया गया। तो ये हुआ 1919 का अधिनियम, माउंटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अच्छे से 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ने से पूरा एक्ट समझ में आ जाएगा। अगला हम एक्ट पढ़ेंगे अगले क्लास के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935।